नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुराने विद्यार्थी चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करें और जीएस परिवार के साथ जोड़ें। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम ब्लड अर्थात रक्त टॉपिक को कवर करेंगे। रक्त से संबंधित बनने वाले सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में आसानी से पढ़ेंगे तथा उनको परीक्षा में आसानी से हल करने का प्रयास कर सकें। इस प्रकार से इस टॉपिक को हम देखेंगे। देखिएगा, रक्त अर्थात ब्लड एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम 2 या 3 भागों में कंप्लीट करेंगे। आज हम भाग 1 लेकर आए, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा, रक्त, रुधिर या ब्लड आखिर होता क्या है, तो सुनिएगा ज़रा। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है तथा प्राकृतिक कोलाइड होता है जो मुख्यतः 2 अवयवों से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ? हमको इतना पता चला, रक्त तरल संयोजी ऊतक या प्राकृतिक कोलाइड होता है जो 2 अवयवों से मिलकर बना होता है। तो रक्त के 2 अवयव कौन से हैं? एक मिलेगा आपको प्लाज्मा, सेकंड पार्ट मिलता है आपको रुधिर कोशिकाएं अर्थात ब्लड सेल्स। देखिएगा मित्रों, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं कहना गलत होगा। हमने आपको पहले भी एक वीडियो में क्लियर किया था। रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कणिकाओं में क्या अंतर होता है। जो रक्त के अंदर कोशिकाएं रहती है, इन्हें हम कोशिकाएं ना बोलकर कणिकाएं बोले तो सही होगा। कोशिकाएं वह होती है जो एक स्थान पर निश्चित होती है, किंतु कणिकाएं गति करती हैं। आपको पता होगा, रक्त एक स्थान पर निश्चित नहीं होता है अपितु पूरे शरीर में गति करता है। क्लियर हुआ? यदि वही रक्त गति न करे तो क्या हो सकता है? पैरालाइसिस होता क्या है? शरीर के जिस भाग में आपका रक्त नहीं पहुंचता है या वहां पर रक्त क्लॉटिंग या ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, वहां पर उस पार्ट में आपका क्या हो जाता है? रक्त जाना बंद हो जाता है, जिससे क्या हो सकता है? आपको पैरालाइसिस। तो इतना हम समझ सकते हैं, रक्त कणिकाएं जो गति करती है, रक्त कोशिकाएं एक स्थान पर निश्चित होती है। तो हमारी जो रक्त के अंदर होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो रक्त कणिकाएं होती है जिनकी मात्रा होती है 45%। क्लियर हुआ? और प्लाज्मा कितना होता है आपका? 55% होता है। तो रक्त के 2 अवयव मिले, प्लाज्मा तरल भाग 55% और रुधिर कोशिकाएं ये रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी आपकी कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं जो कितनी आपकी 45% है। क्लियर हुआ? अब देखिए जरा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो हम क्लियर करते हैं तरल संयोजी ऊतक क्या है। तो तरल और ऊतक, संयोजी अर्थात जोड़ना। क्लियर हुआ? तरल भाग और ऊतक भाग को जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम बोलते हैं तरल संयोजी अर्थात जोड़ना, और ऊतक तरल संयोजी ऊतक। तरल पदार्थ में आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा। क्लियर हुआ? तरल पदार्थ में प्लाज्मा मिलता है। प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो हमने अभी देखी आपको 55%। क्लियर हुआ? रक्त में 55%। लेकिन इसी प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है आपकी 90%। क्लियर? और 10% क्या होता है? अन्य प्रोटीन होते हैं। 90% जल होता है तथा 10% अन्य पदार्थ होते हैं, और अन्य पदार्थों में प्रोटीन मिलेंगे जिनको अभी हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, प्लाज्मा क्या होता है, तो हम आपको क्लियर करते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं बताएं जरा। 3 अवस्थाएं पढ़ी होगी कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ ने 5 पढ़ी होगी। तो देखिएगा जरा, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं सभी विद्यार्थियों ने पढ़ी हों। क्लियर हुआ? ठोस, द्रव, गैस, इसके अलावा आपकी 2 अवस्थाएं और हैं जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा। क्लियर हुआ? ठोस, द्रव, गैस। अब वो 2 अवस्थाएं कहाँ पर फिट करते हैं? तो ठोस के ऊपर जब हम फिट करते हैं तो वहाँ पर आता है बोस आइंस्टीन, और जब ठोस, द्रव, गैस के नीचे आते हैं तब वहाँ पर आता है आपका प्लाज्मा। क्लियर हुआ? तो देखिएगा, अर्थात हम ये कहें बोस आइंस्टीन, ठोस, द्रव, गैस, और अंत में कौन आता है? प्लाज्मा। इससे क्या क्लियर होता है? कोई ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु के कणों को इतना पास ले आओ, इतना प्रेशर डालो, यदि हम ठोस वस्तु को और पास लेकर आएंगे तो वो क्या बन जाएगी? बोस आइंस्टीन बन जाएगी। क्लियर हुआ? यदि उन्हीं कणों को हम दूर ले जा रहे हैं तो बोस आइंस्टीन से ठोस बनेगी, और दूर ले गए तो वो द्रव बनेगी, और दूर लेकर गए तो हम क्या बन जाएगी? वो गैस। लेकिन गैस के बाद भी यदि हम उन्हीं कणों को दूर लेकर जा रहे हैं, अर्थात किसी कण को हमने माइनस प्लस
माइनस प्लस में अर्थात आपने देखा होगा NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, एक साथ होता है, लेकिन जब उसी को हम तोड़ते हैं तो बोलते हैं Na प्लस Cl माइनस, लिखते हैं ऊपर सिंबल आपने देखा होगा NaCl, और जब उसको तोड़ते हैं तो Na प्लस ऊपर सिंबल आता है और Cl माइनस, अर्थात किसी कण को माइनस प्लस में तोड़ दें तो वो क्या बन जाती है, प्लाज्मा। तो वही आप याद रखें प्लाज्मा को इस तरीके से। रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा, 90% जल होता है तथा 10% इसमें अन्य पदार्थ होता है। इसी तरल पदार्थ को संयोजी अर्थात जोड़ा जाता है किसके साथ, ऊतक के साथ। अब ऊतक क्या होता है तो देखिएगा जरा, हमारे शरीर में लगभग देखिएगा 60 ट्रिलियन, यदि आपसे पूछा जाता है मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी है, मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कार्यात्मक इकाई क्या है, सेल से, यानी कि यदि कोशिका नहीं होगी तो शरीर नहीं होगा, कोशिकाओं से मिलकर शरीर बनता है। देखिए एक छोटी सी कोशिका होती है, कोशिकाएं मिलकर के ग्रुप बनाती है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये देखिएगा कोशिकाओं ने मिलकर के कोशिका समूह अर्थात ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया, ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर के क्या बनाया, ऊतक। क्लियर हुआ, क्या बनाया, ऊतक। लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा बनाया गया ऊतक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सिंपल ऊतक यानी साधारण ऊतक, सिंपल टिश्यू, और एक आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू अर्थात जटिल ऊतक। साधारण ऊतक सिंपल टिश्यू, जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर हुआ। अब ये क्या होता है, तो जो कोशिकाएं समान कार्य करती हैं उन्हें बोलते हैं हम सिंपल टिश्यू, जो कोशिकाएं अलग अलग काम करती हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए 5 विद्यार्थी हैं, वो पांचों विद्यार्थी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं कि हमको शिवम सर के साथ हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री शिवम सर आधुनिक इतिहास से जब पढ़ाते हैं तो बिल्कुल इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वहाँ पर ही याद हो जाता है। ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमको हिस्ट्री पढ़ना है। क्लियर हुआ। अब पाँचों विद्यार्थी यदि एक ही साथ सहमत है तो हम उनको आसानी से पढ़ा सकेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिएगा ज़रा, इसी के बाद हम दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब उनमें से 2 विद्यार्थी ये चाहते हैं कि हमको शिवम सर के साथ साइंस पढ़ना है, बायोलॉजी, क्योंकि शिवम सर जब बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो इस तरह से पढ़ाते हैं कि बायोलॉजी हमको कभी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्लियर हुआ। अब उन्हीं 2 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ये कहता है, सर मेरे MP पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है तो शिवम सर के साथ मुझे साइंस के साथ रीजनिंग भी पढ़ना है एक क्लास में। क्लियर हुआ। शिवम सर के साथ मुझे रीजनिंग पढ़ना है ताकि मैं अपने MP पुलिस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकूँ। 2 विद्यार्थी साइंस पढ़ना चाहते हैं केवल, एक विद्यार्थी साइंस के साथ क्या पढ़ना चाहता है, रीजनिंग। और उन्हीं में से 2 विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं, 2 विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि हमें शिवम सर के साथ क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। क्लियर हुआ। और हमें शिवम सर के साथ क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। 2 विद्यार्थी बोल रहे हैं साइंस पढ़ना है, एक विद्यार्थी क्या बोल रहा है मुझे रीजनिंग प्लस साइंस पढ़ना है, और 2 विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं मुझे हिस्ट्री प्लस पॉलिटी पढ़ना है। अब जरा देखिएगा, वो पांचों विद्यार्थियों को हम एक साथ बैठाकर पढ़ा सकते हैं क्या, पढ़ाएंगे। कुछ लोगों को साथ में पढ़ाएंगे, कुछ लोगों में क्या हो जाएगी, विभिन्नताएं हो जाएंगी। सबकी मानसिकताएं अलग अलग हैं, सबके कार्य अलग अलग है, सबका एम अलग है, सबका गोल अलग है, सबका अचीवमेंट अलग अलग है। तो वहाँ पर हमको कार्य करने के लिए मेहनत करनी होगी, सभी को एक साथ जोड़ना होगा, अर्थात तो वो क्या होगा, एक जटिल काम हो गया हमारा। जहाँ पर सभी लोगों को एक साथ पढ़ाना था वहाँ पर साधारण काम था, क्योंकि सभी की विचारधाराएं समान थी, हिस्ट्री पढ़ाना था। लेकिन यहाँ पर सभी को अलग अलग सब्जेक्ट की विचारधाराएं, तो सबको पढ़ाने के लिए हमको उनकी मानसिकताएं एक करनी होगी, अर्थात उनके साथ मेहनत करनी है, एक जटिल काम है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। क्लियर हुआ। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाती है, कोशिकाएं ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाती है, ऊतक। जो कोशिकाएं समान कार्य करती है सिंपल टिश्यू कहलाती है, जो कोशिकाएं अलग अलग काम करती है, जैसे अभी हमने देखा, हम जब अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग सब्जेक्ट की विचारधाराएं देख रहे थे तो वहाँ पर हमको मेहनत करनी पड़ रही थी। उसी प्रकार से कुछ कोशिकाएं जो अलग अलग काम करती है, इनको एक साथ लाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर हुआ। विद्यार्थियों बहुत गहराई से अध्ययन करने वाले, एक बार साइंस पढ़िए, दोबारा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भले आपके यूट्यूब पे कितने ही बड़े चैनल क्यों ना हो, लेकिन हम इतनी गारंटी देते हैं, एक बार हमारे साथ साइंस पढ़िए। क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने कहा था सर प्रीवियस ईयर बाद में लाइए, पहले आप टॉपिक को क्लियर कीजिए, और इसी विचारधारा के साथ हम टॉपिक लेके आएंगे और गहराई से अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है, कोशिका समूह, और वही कोशिका समूह मिलकर के बनाता है सिंपल टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर हुआ। इसी सिंपल टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू के द्वारा क्या बनाया जाता है, अंग। फॉर एग्जांपल लीवर अर्थात यकृत, लंग्स अर्थात फेफड़े, हार्ट अर्थात दिल, किडनी अर्थात वृक्क। क्लियर हुआ। ये जब शरीर के सभी अंग बन गए
तो इन्हीं अंगों को मिलाकर के हमने बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना दिया, अर्थात हमने क्या बना दिया, एक पूरा ये शरीर बना दिया। क्लियर हुआ। अब देखिएगा, मानव शरीर बन चुका है सभी अंगों से मिलकर, लेकिन जब ये शरीर बना हुआ है तो अंग क्या होंगे आपके गिर सकते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में गए और भारत की सड़कें तो इतनी प्यारी है, मध्य प्रदेश की तो अमेरिका जैसी सड़कें, ये मोहम्मद शिवराज सिंह चौहान कहते हैं हमारे भारत अर्थात मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी सड़कें। अब इतनी प्यारी सड़कों पे आप जाओगे तो आपको धचके तो लगेंगे नहीं, आपका शरीर बिल्कुल मुलायम की तरह होगा, आपके शरीर से कोई अंग नहीं गिरेगा। मान लीजिए लेकिन आप कहीं और चले गए तो आपके शरीर से अंग गिर जाएंगे। तो उन सब अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम 206 हड्डियों का, क्लियर याद रखिएगा, 206 हड्डियों का कंकाल तंत्र चढ़ाते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंतः कंकाल तंत्र। क्लियर हुआ, याद आया, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल। याद रखें, सब टॉपिक को हम एक साथ कवर करेंगे, एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे एक दूसरे से। 206 हड्डियों का एक स्ट्रक्चर लगाया। अब 206 हड्डियों से बना हुआ इंसान कैसा लगेगा, सोचिए जरा। अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अरे रोबोट बन जाएगा, 2.0 बन जाएगा वो। तो देखिएगा, रोबोट व्यक्ति ना बन जाए, हाथ को हिलाएगा, सोचिए जरा, रोबोट की तरह डांस करेगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और उसका फिर शादी वगैरह भी करनी है भाई, 206 हड्डियों से बने हुए व्यक्ति की शादी होगी क्या? नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, उसी 206 हड्डियों से बने हुए व्यक्ति के ऊपर मांसपेशियों की एक लेयर बनाएंगे। 639, 656 या तकरीबन 700, तीनों को क्लियर किया था, कब कौन सा ऑप्शन कहाँ पर क्लिक करना है, याद हुआ? 639, 656 या तकरीबन 700, इन मांसपेशियों से बनी हुई एक लेयर चढ़ाएंगे 700, 206 हड्डियों के ऊपर। क्लियर हुआ। अब देखिए जरा, व्यक्ति स्ट्रेच करने लगा, हाथ पैर उसके अच्छे से काम करने लगे, लेकिन मांसपेशी से बना हुआ व्यक्ति अच्छा लगेगा? सोचिए जरा, आपने मकान बनाया, पिलर बना दिए, ईंट वगैरह लगा दी, सब कुछ कर दिया, प्लस्तर नहीं करवाया, अच्छा लगेगा मकान? अरे नहीं लगेगा। तो प्लस्तर करवाएंगे, अर्थात शरीर पर एक लेयर करवाएंगे, हम एक नहीं, हम 5 लेयर करवाएंगे। किसी व्यक्ति को सीमेंट पसंद है, किसी व्यक्ति को सीमेंट के ऊपर पुट्टी पसंद है, किसी को तो पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले वो व्यक्ति क्या करवाता है, सीमेंट करवाता है, फिर पुट्टी करवाता है, फिर पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाता है। हम भी करवाएंगे। हमने 206 हड्डियाँ लगाई, मांसपेशी लगाएंगे और हम 5 प्रकार की लेयर लगाएंगे, अर्थात हमारे शरीर पर जो स्किन होती है वो 5 लेयर में होती है। क्लियर हुआ। अब इन 5 लेयर की जो स्किन है वो अच्छी लगेगी? सोचिए जरा, आपने पीओपी करा दी, पुट्टी करा दी, प्लस्तर करवा दिया, अब मकान में क्या बाकी है? अरे कलर बाकी है, कलर। तो कलर करवाएंगे हम। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से शरीर पर कलर किया जाता है मेलानिन के द्वारा। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, मेलानिन के कारण क्या आता है, शरीर पे आपका कलर आता है। क्लियर हुआ। तो विद्यार्थियों, मेलानिन के कारण क्या चुका है, कलर। मेलानिन कलर लाएगा। अब आप बताइए कलर कौन सा लाएं, काला, गोरा या सांवला? हमको तो सांवला पसंद है। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। तो सांवला कलर करवा रहे हैं। और हमने आप क्या बना दिया, मानव। कोशिकाएं, कोशिकाओं से मिलकर के बनाया कोशिका समूह, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू। इसके बाद हमने अंग बनाए, अंग से पूरा शरीर बनाया, 206 हड्डियों का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर 656, 639 या 700 मांसपेशियाँ। फिर हमने 5 परतों में शरीर पर क्या बनाई, लेयर बनाई, अर्थात स्किन। स्किन पर कलर दिया मेलानिन से। और अब व्यक्ति रेडी है, अब मानव रेडी हो चुका है। 18 वर्ष में जैसे ये नाबालिग हो जाएगा आप इसे ले जाइएगा। क्लियर हुआ। तब तक हम इसको और बड़ा करेंगे 18 वर्ष तक। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने मानव बनाना सीखा। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, हमने देखा ये रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाओं में ऊतक क्या होता है। क्लियर हुआ। तो ऊतक आपको समझ में आएगा, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ कोशिका समूह, और इससे मिलकर के बनता है ऊतक। अब देखिएगा, इसमें भी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सभी की आपकी कोशिकाएं हैं। क्लियर हुआ। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है आरबीसी। क्या होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में? आपकी आरबीसी होती है। देखिएगा, आपके आरबीसी की मात्रा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, फिर आपकी प्लेटलेट्स होती है, और सबसे कम कौन होती है, डब्ल्यूबीसी। क्लियर हुआ। अब यदि हम देखें इनका काम क्या होता है और किस प्रकार से आगे बढ़ती है। देखिए, एक और शब्द बचा आपका प्राकृतिक कोलाइड। हाँ, इसको और कवर कर लेते हैं। देखिए, कुछ भी हम छोड़ने नहीं वाले हैं। अभी हमने तरल संयोजी ऊतक देखा, तरल पदार्थ क्या होता है, प्लाज्मा।
ऊतक क्या होता है, रक्त कोशिका, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है संयोजी अर्थात जोड़ना, इसलिए हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक के कौन रखते हैं। क्लियर हुआ। अब बोलते हैं प्राकृतिक कोलाइड। देखिएगा, प्राकृतिक अर्थात जो प्रकृति ने बनाया, मानव निर्मित जो मानव ने बनाया। मानव कैसे बनाएगा, आपने देखा होगा जैसे कि दूध वाला आता है घर पर, दूध में क्या मिला लाता है, क्या शक्कर मिला के लाता है क्या, अरे नहीं, पानी मिला के लाता है विद्यार्थियों। तो क्या मिला के लाता है, वो पानी। अर्थात आप ये देखते हो दूध और पानी का मिश्रण क्या है, दूध एक कोलाइड है। क्लियर हुआ, क्योंकि वो इस प्रकार से मिल गया, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लेक्टोमीटर लगाना होगा। हमारे गांव क्षेत्र में तो भाई कुछ लेक्टोमीटर नहीं होता है, उंगली डाली, उंगली पर यदि दूध यदि चिपक चुका है तो वो क्या है, शुद्ध है, और यदि पूरा दूध यदि नीचे गिर गया तो वो क्या है, अशुद्ध है। ये देसी नुस्खे होते हैं। क्लियर हुआ। तो प्राकृतिक कोलाइड अर्थात जो प्रकृति ने बनाया, तो देखिएगा जरा, एक होता है निलंबन और एक होता है कोलाइड। निलंबन आप किस प्रकार से समझ सकते हो, एक पानी का गिलास लीजिए, कांच का गिलास लीजिएगा ताकि आप उसमें देख सको। पानी का गिलास लीजिए, उसमें आप मिट्टी, धूल, कण ये सब डाल दीजिए, वो आपको दिखेंगे पानी में, पानी में दिखेंगे। पानी में जब मिट्टी, धूल, कण के यदि कण आप मिलाओगे तो उसमें उपस्थिति आपको नज़र आएगी। क्लियर हुआ। लेकिन जब आप उसी में कुछ ऐसे कण मिला दो जो आपको नज़र ना आए, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने तरल भाग प्लाज्मा देखा, प्लाज्मा के अंदर हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सभी मिला दी, ये आपको क्या साधारण आंखों से दिखाई देंगे। जब रक्त में हम जब टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट या सीबीसी रिपोर्ट आपने देखी हो, जो सीबीसी की रिपोर्ट होती है जिसमें पता चलता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका, क्या कितना क्या परसेंट है, ये सारी चीज़ें, तब वो थोड़ा सा ब्लड लेके जाता है 1 या 2 ml। क्लियर हुआ। लेकिन उसको लेबोरेटरी में अर्थात जो आपकी क्या होती है, वो लेब होती है, लेब पर जांचा जाता है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कौन सी मात्रा कितनी है सबको देखा जाता है, क्योंकि हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। अर्थात जो चीज़ किसी वस्तु में या किसी विलयन में या किसी पदार्थ में घुलने के पश्चात हमको दिखाई न दे साधारण आंखों से, उसी प्रकार से आप समझिए क्या है, कोलाइड है। रक्त क्या प्राकृतिक कोलाइड है, क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और तल भाग अर्थात जल अर्थात प्लाज्मा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है, 2 अवयवों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा तरल भाग होता है, ऊतक क्या होती है, कणिकाएं जो गति करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा प्लाज्मा। यदि हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा रक्त के अंदर होता है 55% और प्लाज्मा में 90% होता है जल, 10% होता है अन्य पदार्थ। क्लियर हुआ। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, प्लाज्मा में जल की होती है आपकी 90%। क्लियर हुआ। ये एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है, अभी हमने देखा था, और शेष अन्य भाग क्या होते हैं, 10% आपकी प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन आपकी 3 अन्य महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो होती है ग्लोब्यूलिन। क्लियर हुआ। एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजेन। यहाँ पर 3 प्रोटीन के नाम याद रखिएगा, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होती है, ये अति महत्वपूर्ण प्रोटीन है, क्योंकि यही प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। हमने आपको पिछले एक वीडियो में कवर भी किया था, विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। क्लियर हुआ। कोशिकाओं में कौन जमाएगी, प्लेटलेट्स, और प्रोटीन में कौन जमाता है, फाइब्रिनोजेन। इस वीडियो में हम शायद रक्त के थक्के को कवर न कर पाएँ, लेकिन जो अगला वीडियो आने वाला है आपका भाग 2, उसमें हम रक्त के थक्के को पूरी तरह से कवर करेंगे। बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। हमको लगता है रक्त का थक्का जम गया, रक्त का थक्का जमाने में पूरा शरीर इतनी भागदौड़ करता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। रक्त का थक्का जब आप सुनोगे 5 मिनट की इस प्रक्रिया को, कि शरीर कितना काम करता है, जब आपको एक छोटा सा कट लगता है, आपको लगता है हमारे घर वाले परेशान हो गए, अरे घर वालों से ज़्यादा आपका शरीर परेशान होता है। शरीर इतनी मेहनत करता है, पूरी दौड़ भाग कर देता है और 2 से 3 मिनट में रक्त का थक्का रेडी कर देता है। आप 2 मिनट में मैगी नहीं बना पाओगे, उससे पहले क्या बना देता है, शरीर रक्त का थक्का बना देता है, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छी चीज़ आने वाली है आगे। तो आया प्रोटीन कौन सा, फाइब्रिनोजेन। ये प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है। अब आपका पूछा गया प्रश्न यहाँ से ये भी है, ये सभी प्रोटीन का निर्माण क्या हो, कहाँ पर होता है, तो पूछा गया आपका ये प्रश्न था, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आंसर होगा यकृत। इतना याद रखें, जिस प्रकार से आपके घर के अंदर स्टोर रूम होता है, उसी प्रकार से शरीर के अंदर स्टोर रूम को नहीं, यकृत। किसी चीज़ का निर्माण करना हो, किसी चीज़ को स्टोर करना हो, कहाँ पर ले जाओ, यकृत में। यकृत हमारे शरीर का स्टोर रूम कहलाता है। क्लियर हुआ। तो निर्माण कहाँ पर करेंगे, यकृत में। अब यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो प्लाज्मा का प्रमुख कार्य क्या होता है, CO2 हार्मोन्स
तथा अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना या परिवहन कराना, ये इसका क्या होता है, कार्य होता है। तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। अब देखिए जरा मित्रों, प्लाज्मा, मानव शरीर अर्थात जब एक व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है, क्लियर हुआ, भोजन को ग्रहण करने के पश्चात भोजन का सर्वप्रथम पाचन होता है मुख से, भोजन का सर्वप्रथम पाचन मुख में होता है, भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत के बाद अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बड़ी आंत में भेजा जाता है और बड़ी आंत से एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, शरीर से बाहर अर्थात एग्जिट करा दिया जाता है। लेकिन जब छोटी आंत से सभी भोजन को तो ग्रहण नहीं किया जाता है, जो आवश्यक खनिज पोषक पदार्थ, जो खनिज लवण होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उन्हीं को अवशोषण या अवशोषित करने का कार्य किया जाता है रक्त के द्वारा, क्लियर हुआ। लेकिन रक्त में भी कौन करता है, तो आप बोलोगे प्लाज्मा। रक्त में भी कौन करता है, प्लाज्मा करता है। सभी अन्य पोषक पदार्थों का अवशोषण कौन करता है, प्लाज्मा करता है। अब देखिए जरा, संपूर्ण शरीर में कौन जा रहा है, रक्त जा रहा है, और रक्त का जो तरल भाग होता है प्लाज्मा, वो संपूर्ण शरीर में पोषक पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। और जब यही पोषक पदार्थ अपशिष्ट पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तो हम कहाँ पर ले जाते हैं इस रक्त को, किडनी में, क्लियर हुआ, कहाँ पर ले जाते हैं, किडनी में लेकर जाते हैं। अब किडनी करती क्या है, तो देखिए जरा, किडनी क्या करती है, फिल्टर का काम करती है। किडनी 150 ग्राम की एक किडनी होती है, मानव शरीर में 2 किडनी होती है 300 ग्राम। इन किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। इन्हीं किडनी में रक्त को बार बार क्या किया जाता है, ऊपर नीचे भेजा जाता है तथा फिल्टर का काम किया जाता है। अन्य अपशिष्ट पदार्थों को पानी मिलाकर के शरीर से बाहर फेंका जाता है यूरिन के फॉर्म में, क्लियर हुआ, मूत्र मार्ग से। बाकी जो शुद्ध रक्त होता है उसको संपूर्ण शरीर में वापस से परिवहन करा दिया जाता है। तो प्लाज्मा का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो रक्त का परिवहन कराना, क्लियर हुआ। सॉरी, रक्त में क्या होता है जो आपके महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होते हैं इन सभी का क्या कराना, परिवहन कराना। अब आगे आता है आपका प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन की अनुपस्थिति में शेष भाग को हम क्या कहते हैं, सीरम। अर्थात प्लाज्मा में यदि आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन फाइब्रिनोजेन ना रहे तो शेष भाग को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कवर किया प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल भाग होता है, 90% जल होता है, 10% अन्य पदार्थ होता है। 3 आपकी प्रमुख प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन अति महत्वपूर्ण है, रक्त का थक्का जमाती है। इसका निर्माण यकृत में होता है। यदि इसी प्रोटीन की अनुपस्थिति प्लाज्मा में हो जाए तो शेष भाग को क्या कहेंगे हम, सीरम। प्लाज्मा का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो रक्त सभी पोषक पदार्थों को छोटी आंत से ग्रहण करने का कार्य करता है, बचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। लेकिन रक्त में भी प्रॉपर रूप से कौन करता है, प्लाज्मा, क्लियर हुआ। यही प्लाज्मा क्या करता है, सभी पूरे शरीर में भोजन को लेकर जाता है। अपशिष्ट पदार्थ जब बन जाते हैं तो उनको किडनी में लेकर जाता है, किडनी से उनको बाहर करता है, शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में फैला देता है। तो ये हुआ हमारा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बाद अगला आता है हमारी रक्त कणिकाएं। रक्त कणिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्लियर हुआ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या रक्त बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स। आरबीसी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सबसे कम होती है। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन कराती है शरीर में। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और प्लेटलेट से क्या करती है यदि आपके रक्त का थक्का जम जाता है तो रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है प्लेटलेट्स। रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 कोशिकाएं होती हैं। इसमें पहली आती है आपकी आरबीसी। आरबीसी ये देखिएगा, नाम भी यहाँ से पूछे जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट। आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है गोल, साइज होती है कॉनकेव। आरबीसी का आकार गोल होता है, साइज इसकी कॉनकेव होती है और सबसे छोटी कोशिका होती है। याद रखिएगा, आरबीसी सबसे छोटी कोशिका है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, आरबीसी। संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। देखिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में यदि संख्या में देखोगे सबसे ज़्यादा 90% होती है आपकी कौन, आरबीसी होती है। और आरबीसी का रंग कौन सा होता है, लाल होता है। इसी कारण आपको रंग क्या दिखता है, लाल दिखता है रक्त का।
आरबीसी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। आरबीसी का रंग लाल होता है, इसी कारण आपको रक्त का रंग भी कैसा दिखता है, लाल दिखता है। इसका लाल रंग का कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हिम नामक रंजक होता है। अब हीमोग्लोबिन में होता क्या है, तो लोहा। पालक सबसे ज़्यादा लोहा देता है और दूसरा सबसे ज़्यादा लोहा कौन देता है, सेवफल देता है। यदि आपने देखा हो, सेवफल को यदि आप काट कर आधे घंटे के लिए भी रख देते हो तो उस पर आयरन की एक लेयर बन जाती है, क्योंकि सेवफल में क्या होता है, अधिक मात्रा में लोहा होता है। पूछा गया प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा पालक। यदि ऑप्शन में ना मिले तो आप क्लिक करिएगा क्या, सेवफल अर्थात एप्पल। क्लियर हुआ। तो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और यहाँ पर देखोगे आप आरबीसी, एक आरबीसी के अंदर 270 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। इतना याद रखें, एक आरबीसी के अंदर 270 क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आगे देखिएगा, O2 और CO2 का परिवहन कराने का काम किसका होता है, आरबीसी का। जो आप ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हो, इसी ऑक्सीजन को श्वास के द्वारा लिया जाता है और आरबीसी क्या करती है, उसको ग्रहण करती है O2 को। यही क्या होता है, पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की क्रिया में सहायक होती है और यही O2 क्या हो जाती है, CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। देखिएगा, मेटाबॉलिज्म की क्रिया क्या होती है, जो भोजन होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। पचा हुआ भोजन प्लाज्मा लेकर आया, संपूर्ण शरीर में भेज रहा है। अब वहीं ऑक्सीजन क्या कर रही है, फ्यूल का काम कर रही है। यानी आप ये समझे, एक गाड़ी में लगेज कौन है, प्लाज्मा का जो पोषक पदार्थ है, और फ्यूल कौन है, आपका ऑक्सीजन है। यही ऑक्सीजन फ्यूल क्या कर रहा है, बाद में CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो O2 और CO2 को परिवर्तित करने का काम कौन करता है, वो लंग्स करते हैं, और ले जाने का काम कौन करता है, आरबीसी करती है। कार्यकाल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन। देखिएगा, आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल्स का कार्यकाल होता है 20 से 120 दिन। कम से कम 20 दिनों तक जीवित रहती है, अधिकतम आपकी 120 दिनों तक जीवित रहती है। क्लियर हुआ। निर्माण होता है अस्थि मज्जा अर्थात तो बोन मेरो में। हमने आपको पिछले एक वीडियो में, पिछला क्या हमारा पहला ही वीडियो था आई थिंक, कंकाल तंत्र स्केलन सिस्टम। स्केलन सिस्टम में हमने आपको बताया था, भ्रूण अर्थात जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है, शिशु तो ना कहें, वो भ्रूण होगा, भ्रूण जब माँ के गर्भ में होता है तो 300 हड्डियाँ। जब वो जन्म लेता है अर्थात वो नवजात शिशु के शरीर में 270। जब वो 25 वर्ष की एज तक अस्थि भवन, जिसमें हम परीक्षण भी करते हैं, सभी हड्डियाँ बन जाती है 206 हड्डियाँ। क्लियर हुआ। जब सभी हड्डियाँ बन चुकी है तो हड्डियाँ आपस में जुड़ रही है, बाहर से कठोर हो रही है और अंदर से क्या होता है, मज्जा गुहा होती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम अस्थि मज्जा या बोन मेरो कहते हैं। और यहीं पर आपका रक्त बनता है, विशेष रूप से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन एक बात बताएं, ये कब बन रहा है, जब हड्डियाँ आपस में जुड़ रही है। हड्डियाँ कब जुड़ रही है, जब नवजात से वो एक बालिग सदस्य बन रहा है, यानी वयस्क पुरुष बन रहा है। लेकिन जब एक शिशु था वो, या हम कहें जब वो एक भ्रूण था, तब उसका रक्त कहाँ पर बना था, सोचने वाला प्रश्न है। माँ के गर्भ में जब भ्रूण था तब तो उसमें अस्थि मज्जा नहीं था। जब उसने जन्म लिया नवजात शिशु में, तब भी उसमें अस्थि मज्जा नहीं था। तो रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, पूछा गया प्रश्न है, और आप आंसर दोगे लीवर। कहाँ पर दोगे, ये लीवर। देखिएगा, एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। जब एक शिशु जन्म लेता है तब आपने देखा होगा, नाभि पर उसकी एक नाल होती है जो माँ के शरीर से जुड़ी होती है, उसको काट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और कुछ समय पश्चात वो अपने आप समाप्त हो जाती है, निकल जाती है। देखिएगा जरा, उसी प्रकार से गाय का बछड़ा हुआ, या किसी भी आपने देखा हो कभी, या कभी किसी से सुना हो, गाय के बछड़े में भी क्या होता है, एक वही लंबी सी क्या होती है, एक नाल होती है जो नाभि पर या वहाँ पर लगी होती है, और उसको भी काट दिया जाता है। इसी के द्वारा क्या करता है, वो ऑक्सीजन और CO2 को कन्वर्ट करता है। क्योंकि देखिए जरा, रक्त तो हमने देखा, रक्त कहाँ पर बन रहा है, आपका यकृत अर्थात लीवर में बन रहा है। लेकिन एक बात बताइए, एक छोटा सा शिशु माँ के गर्भ में, या भ्रूण माँ के गर्भ में सांस लेता है नहीं लेता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है नहीं करता है, CO2 को रिलीज करता है नहीं करता है, तो आप बोलोगे करता है। एक बात बताइए, पानी के अंदर जाइए आप तैरने के लिए, क्या आप सांस ले सकते हो, क्या आप सांस छोड़ सकते हो? सांस लोगे तो पानी मुंह के अंदर नहीं आ जाएगा, समझे जरा। माँ के गर्भ में जब एक भ्रूण था, तो भ्रूण में सोचो जरा, यदि वो सांस लेता तो पानी नहीं भरा जाता उसके शरीर में, क्या उसकी डेथ नहीं हो जाती? और मान लो बाई चांस किसी भी तरीके से उसने सांस ले ली, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया है, और CO2 को यदि उसने छोड़ दिया, तो CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाएगी, माँ की डेथ नहीं हो जाएगी? माँ के गर्भ में एक शिशु है,
ऑक्सीजन को ले लिया किसी भी प्रकार से और CO2 को यदि छोड़ दिया, ज़्यादा CO2 यदि वो छोड़ देता है तो माँ की डेथ नहीं हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से। आपने सुना होगा रात में कहते हैं पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाते हैं, पैरालाइसिस हो जाता है, कुछ नहीं होता है। कारण क्या है? रात के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज किया जाता है तो दमा अस्थमा की समस्या जिन व्यक्तियों को होती है उनको सांस लेने से संबंधित समस्या के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तकलीफ होती है। इस कारण बोला जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कुछ हमारे होते हैं नीम, बरगद, तुलसी, ये 24 घंटे छोड़ते हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं, वो भी आपके 22 से 23 घंटे। उसकी प्रक्रिया हम समझाएंगे कैसे क्या होता है जब हम पादापों में जाएंगे। क्लियर हुआ? तो सोचे जरा, एक शिशु माँ के गर्भ में ऑक्सीजन को ले रहा है, पानी नहीं भराएगा, CO2 को रिलीज कर रहा है, माँ के गर्भ में जाने से उनकी डेथ नहीं हो जाएगी। तब वहाँ पर क्या होता है? श्वास का कॉन्सेप्ट नाक से नहीं अपितु कहाँ से होता है? नाभि में लगी हुई नाल से। नाभि में लगी हुई नाल से क्या करता है? वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, CO2 को रिलीज करता है। क्योंकि यदि मुख में आया तो मुख से क्या हो जाएगा? पानी भरा जाएगा और पानी भराने से देखा होगा कि बोलते हैं पानी भरा गया, डेथ हो गई, बहुत सारी विक्रांत हो जाते हैं, मतलब कि विकलांग या फिर बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए तो रक्त का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब एक भ्रूण में होगा या नवजात शिशु होगा तो रक्त का निर्माण कहाँ पर होगा? लीवर में होगा। क्लियर हुआ? बाकी हम अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण कराते हैं। क्लियर हुआ? अस्थि मज्जा विशेष रूप से कहाँ पर होती है? फीमर हड्डी। फीमर हड्डी कहाँ पर होती है? थाई बोन अर्थात जांघ की हड्डी। मृत्यु कहाँ पर होती है? पीलिया, तिल्ली या स्प्लिन। पीलिया, प्लीहा, तिल्ली या स्प्लिन में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब 120 दिन का इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो कहाँ पर चली जाती है? प्लीहा में, और इसकी मृत्यु हो जाती है। समय से पूर्व यदि इसकी मृत्यु हो जाती है, कोई RBC समय से पूर्व यदि मृत्यु हो जाती है, तब उसको नष्ट करने का काम कहाँ पर किया जाता है? यकृत में। ध्यान रखिएगा, RBC की मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लिया में। लेकिन समय से पूर्व यदि मृत्यु हो चुकी है शरीर में, तब उसको नष्ट करने के लिए कहाँ पर भेजा जाता है? यकृत में। प्लीहा का रास्ता यकृत से ही जाता है, याद रखें। ये हुई हमारी RBC। तो RBC के बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा WBC। लेकिन RBC को यहाँ पर देख लो, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट, गोल आकार होता है, सबसे छोटी का कोशिका होती है, संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि इसका डिवीजन नहीं होता। डिवीजन अर्थात ये विभाजित नहीं होती है, केंद्रक इसमें नहीं होता है। रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। एक RBC में 270 मिलियन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। O2 CO2 का परिवहन करना इसका प्रमुख कार्य होता है। 20 से 120 दिन कार्यकाल होता है। निर्माण इसका बोन मेरो में होता है। नवजात या भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। प्लिया स्प्लिन में इसकी डेथ होती है। समय से पूर्व डेथ होने पर यकृत में नष्ट किया जाता है। अगली आती है आपके पास WBC। WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट। क्लियर हुआ? व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट सबसे कम मात्रा में होती है WBC। क्लियर हुआ? कोई आकार निश्चित नहीं होता है। WBC का कोई आकार नहीं होता, कभी ऐसी होगी, कभी ऐसी हो जाएगी, कभी ऐसी, मतलब कि आकार कोई निश्चित नहीं होता। लेकिन आकार में सबसे बड़ी होती है। समझे? आकार कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन आकार में सबसे बड़ी होती है। क्लियर हुआ? संख्या में सबसे कम होती है। रंग कैसा होता है? सफ़ेद। यहाँ पर कुछ बुकों में आपको मिलेगा कोई रंग नहीं होता, पर विशेष रूप से कौन सा होता है? सफ़ेद रंग। जीवन काल जीवन काल कुछ घंटे या कुछ दिन। देखिएगा जरा, WBC का कार्यकाल न्यूनतम देखोगे 12 घंटे। देखो प्लेटलेट्स और WBC में कॉन्सेप्ट चलता है कि किसका कार्यकाल कितना है, 2 से 4 दिन, 3 से 5 दिन ऐसा आता है। आप इतना याद रखें। देखिए, हम फैक्ट को आपको बिल्कुल गहराई से अध्ययन करा के बिल्कुल तथ्य ऐसे देंगे परफेक्ट। आप इतना याद रखें, WBC का जीवन काल होता है 5 से दिन। 5 दिन से यदि कम पूछा जाता है तो आएगा आपका WBC, और 5 दिन से ज़्यादा यदि कोई जीवित रहता है तो वो होगा प्लेटलेट्स। 20 से 120 दिन RBC, 5 दिन से कम समय WBC का, और 5 दिन से ज़्यादा समय किसका हो जाएगा? प्लेटलेट्स का। क्योंकि कभी 2 से 4 दिन WBC का, 3 से 5 दिन किसका लेते हैं हम? प्लेटलेट्स का। बाकी इतना याद रखें, कुछ घंटे पश्चात या कुछ दिनों पश्चात इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्लियर हुआ? लेकिन 5 दिन से ज़्यादा कभी भी WBC जीवित नहीं रहती है। निर्माण भाई आपका अस्थि मज्जा में हो जाएगा। रक्त में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। WBC की डेथ कहाँ पर हो जाती है? रक्त में ही हो जाती है। कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आपने सुना होगा कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना महामारी से पहला केस केरल में, पहली डेथ कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में। देखिएगा जरा, कोरोना महामारी के समय हर एक व्यक्ति ये बोल रहा है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ, कोरोना आएगा डर के भाग जाएगा। जैसे नहीं था
स्त्री मूवी में आपने देखा होगा, ओ स्त्री कल आना, क्योंकि स्त्री को पढ़ना आता है, मतलब वो भूतनी वाली स्त्री को। बाकी हमारे देश की महिलाएं क्या कर रही है, देश का नाम रोशन कर रही है। और हम वीडियो में भी देखते हैं, टेस्ट में भी देखते हैं। भाई ये कि देखो, आप सभी लोग भी सहयोग करें, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे मित्र लोग हैं, सभी लोग आप भी सपोर्ट करें। ये जीएस परिवार आपका परिवार है, हर विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा, याद रखिएगा। तो देखिएगा ज़रा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना अर्थात इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। इम्यूनिटी पावर यदि आपकी बड़ी रहेगी तो कोई भी रोग आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक करता भी है तो डर के भाग जाएगा, अर्थात इस पर अटैक हमको नहीं करना है। जैसे ऑल आउट नहीं होता है, ऑल आउट को देखकर मच्छर भाग जाते हैं, वैसे ही आपको देख करके कौन भाग जाएगा, रोग भाग जाएगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर तेज़ है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। लेकिन ज़्यादा भी रोग प्रतिरोधक क्षमता मत बढ़ा देना, क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, कभी अपनी ही कोशिका को खा जाती है। अर्थात आप सरकार को बनाओ, लेकिन जब कोई सरकार आपकी फुल पावर में आ जाती है तो वो तानाशाही हो जाती है, इमरजेंसी लगवा देती है, कई सारे व्यक्तियों, दिग्गज व्यक्तियों को क्या करवा देती है, जेल के अंदर बंद करवा देती है। तो याद रखें, किसी भी व्यक्ति को पावर दो लेकिन अति पावर ना दो। तो उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी क्या करती है, रोगों से रक्षण करती है, रोगों से रक्षण करने का काम करती है। लेकिन इसी डब्ल्यूबीसी को आप यदि अधिक पावर दे दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर के लिए ये हानिकारक हो जाएगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। सबसे भयानक रोग एड्स, AIDS, एड्स जो रोग होता है, इस रोग में होता क्या है, तो देखिएगा, ये रोग ऐसा होता है जो आपको तुरंत नहीं मारता, धीरे धीरे मारता है। कारण क्या है, आपको फॉर एग्जांपल सर्दी जुकाम हुआ। सर्दी जुकाम कितनी भयानक बीमारी, इतनी भयानक, इससे भयानक बीमारी कोई होगी नहीं। व्यक्ति मर जाता है, उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, ऐसा कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता। 3 दिन में अपने आप उठ के खड़ा होता है और मीका सिंह की तरह दौड़ने लगता है, PT ऊषा की तरह उड़न परिवरने लगते हैं लोग। देखिएगा जरा, सर्दी जुकाम कितना साधारण रोग है, लेकिन जब यही रोग हो जाए आपको, कब, जब आपको एड्स है। यदि आपको एड्स रोग है और आपको सर्दी जुकाम हो जाए, कफ या कोल्ड या कोई सी भी छोटी बीमारी आपको हो जाए, तो उस बीमारी को भी हेवी बीमारी बना देता है कौन, आपका शरीर। कारण क्या है, तो जो छोटे से छोटा रोग है, उन रोगों के कीटाणुओं से लड़ने का काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसी। और एड्स रोग में होता क्या है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होने लगती है और धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि सभी रोग आपके ऊपर हावी होने लगते हैं और आप रोगों से घिर जाते हो और एक समय आने पर आपकी डेथ हो जाती है। अर्थात एड्स करता क्या है, तो एड्स डब्ल्यूबीसी की मात्रा में कमी कर देता है और धीरे धीरे जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा में कमी होती है, सभी रोग आपको चारों ओर से घेरने लगते हैं और आप रोगों के शिकार होकर के एक दिन आपकी मृत्यु हो जाती है। तो एड्स रोग में प्रमुख कॉन्सेप्ट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा में कमी होना। इसमें 2 प्रमुख कोशिकाएं होती है जहां से आपके प्रश्न अक्सर पूछे गए, और दोनों कोशिकाओं को आप याद रखिएगा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये दोनों होती है डब्ल्यूबीसी में। अर्थात डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी कोशिका लिम्फोसाइट और डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है, रोगों से रक्षा करती है, जबकि मोनोसाइट घाव बनने का काम करती है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, लिम्फोसाइट क्या करती है, तो आप बोलोगे सर लिम्फोसाइट क्या करती है, रोगों से रक्षा करती है, जबकि मोनोसाइट क्या करती है, घाव बनने का काम करती है। अब देखिएगा, घाव बनने में 2 आपके प्रमुख विटामिन भी आते हैं। जब हम बोलते हैं रक्त का थक्का, तो रक्त का थक्का जमता है विटामिन के से, लेकिन रक्त का थक्का जमने के बाद उस घाव को भरने का काम करता है विटामिन सी। याद रखिएगा, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन होता है विटामिन के, और रक्त का थक्का जमने के बाद उस घाव को भरने का काम कौन करता है, विटामिन सी। तो यहाँ से हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी कवर हुआ। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स। तो देखिएगा मित्रों, प्लेटलेट्स अर्थात रक्त बिंबाणु, क्लियर हुआ, या थ्रोम्बोसाइट। देखिए आकार कैसा होता है, प्लेट या डिस्क की भांति होता है। प्लेट या डिस्क की भांति आकार होता है, रंग इसका नहीं होता है कोई। मृत्यु हो जाती है, हमने बताया था 5 दिन से ज़्यादा, अर्थात 8 से 10 दिन में। 3 से 5 दिन भी इसको लिया जाता है, क्योंकि 5 दिन में इसकी डेथ हो जाती है। क्लियर हुआ, 3 से 5 दिन, 8 से 10 दिन। बाकी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 5 दिन से पहले डब्ल्यूबीसी और 5 दिन के पश्चात कौन आएगा, प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। कुछ आपको ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है और रक्त का थक्का आपका कभी भी नहीं, जैसे डायबिटीज़। अब देखिएगा, कुछ आपके महत्वपूर्ण नोट में तथ्य हैं जिनको देखेंगे हम। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। क्लियर हुआ, 5 से 6 लीटर रक्त होता है।
आरबीसी की मात्रा देखिएगा, आरबीसी की मात्रा होती है आपकी पुरुषों में होती है 4.6 से 6.0 मिलियन और महिलाओं में कितनी होती है 4.2 से 5.0 मिलियन। यानी हम ये कहें पुरुषों में रक्त अधिक होता है जबकि महिलाओं में रक्त की मात्रा थोड़ी अपेक्षाकृत पुरुषों से कम होती है। क्लियर हुआ। आरबीसी की मात्रा देखी और आरबीसी की मात्रा को काउंट करके ही आपका रक्त मापा जाता है कितना है, 5 से 6 लीटर जो आपका आता है। एग्जैक्ट आपका कितना आएगा 50-40 मिलीलीटर। देखिए आरबीसी की संख्या को मापने वाला यंत्र आपका पूछा गया प्रश्न है तो आंसर होगा हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या को काउंट किया जाता है। सबसे गर्म रक्त बकरी का होता है, सबसे ठंडा छिपकली का होता है। देखिए सबसे गर्म रक्त होता है बकरी का और सबसे ठंडा किसका होता है, छिपकली का होता है। शरीर में रक्त न जमना, देखिएगा हमारे शरीर में रक्त पूरा दौड़ रहा है, यदि यही रक्त क्या हो जाए, थम जाए, रुक जाए तो पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो वहाँ पर देखिएगा क्या होता है, रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है हेपेरिन, और हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी कहाँ पर होता है, तब आपका कॉन्सेप्ट का आंसर क्या होगा, यकृत। याद रखिएगा फाइब्रिनोजेन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है, यकृत में निर्माण होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन है ये वास्तव में जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देती, इसका भी निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। इसी का अन्य नाम क्या है, एंटीथ्रोम्बिन। ये आपका पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा बिहार पीएससी में पूछा गया था। एंटीथ्रोम्बिन का कार्य क्या होता है, तो शरीर में रक्त को नहीं जमने देना। रक्त की अपर्याप्त मात्रा क्या कहलाती है, इस्कीमिया कहलाती है। आरबीसी का ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रगृह किसे कहा जाता है, पीलिया को। क्लियर हुआ। आरबीसी का ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रगृह। अब ये देखिएगा क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। यदि इसका कार्यकाल 120 दिन हो चुका है और ये कहाँ पर आ गई है, प्लीहा स्प्लीन या तिल्ली में आ चुकी है, तब इसकी मृत्यु हो जाती है 120 दिन में। इस कारण कहते हैं कब्रगृह। जिस इंसान की वहाँ पर डेथ हो रही है कब्रिस्तान या कब्रगृह बोलते हैं। तो आरबीसी का कब्रगृह हुआ प्लीहा, क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वही आरबीसी 120 दिन से पूर्व यदि वहाँ पर पहुँच जाती है और उसका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात उसको 120 दिन तक जीवित रहना है, तो उसको वहाँ पर मारा नहीं जाता बल्कि उसको स्टोर करके रख लिया जाता है। अर्थात जो आरबीसी समय पूर्व यदि आपके स्प्लीन में पहुँच जाए तो वहाँ पर उसको स्टोर करके रखा जाता है। इस कारण इसे बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। आरबीसी का ब्लड बैंक क्या होता है, प्लीहा, क्योंकि आरबीसी समय पूर्व यदि पहुँच रही है तो उसको स्टोर करके रखा जाता है, और यदि समय पर पहुँच रही है तो उसको नष्ट किया जाता है, ये उसकी डेथ हो जाती है। इस कारण उसे बोलते हैं कब्रगृह। रक्तचाप मापते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर से, स्पिग्मोमेनोमीटर। तो विद्यार्थियों ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 था, रक्त आपका एक बड़ा टॉपिक है। अगले टॉपिक में हम फिर कवर करेंगे बाकी अन्य तथ्यों को, क्योंकि इसमें हम सभी रक्त समूह को लेकर आए हैं, रक्त का थक्का लेकर के आने, और प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करें। फिर भी यदि कुछ चीज़ें बच जाएंगी तो हम इसको थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। हम देखिएगा रक्त को पूरे, क्योंकि रक्त आपका एक बड़ा टॉपिक है जो पार्ट 1 में हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, उसी को हम सेकंड पार्ट, और यदि ज़रूरत लगी तो हम इसका थर्ड पार्ट भी लेकर के आएंगे। लेकिन रक्त को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा। देखिए विद्यार्थियों, केवल आप देख रहे हैं, हमको अच्छा लगता है, आप टेस्ट देते हैं, वहाँ पर आपके तुरंत आंसर भी आते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन ये जो जीएस परिवार, ये जीएस परिवार आपका परिवार है। हम केवल यहाँ पर एज ए फैकल्टी केवल पढ़ाने आ रहे हैं, आपको केवल पढ़ा रहे हैं। जीएस परिवार हमने नहीं, जीएस परिवार आपने बनाया। हम केवल यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और जीएस परिवार में लोगों को आप जोड़ रहे हैं। ये जीएस परिवार आपका परिवार है। आप इस प्रकार से सहयोग करें कि हमको बोलना ना पड़े। आप शिवम सर को नहीं, आप अपने परिवार को सहयोग कर रहे हो। इस परिवार में जितने लोग होंगे उतना ही हमको अच्छा लगेगा। याद रखें, हम बोले ना बोले, लेकिन आप डेली लिंक को शेयर करें, डेली विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। आपने 20 दिनों में, मात्र 20 दिनों में हमारे परिवार को 10,000 लोगों तक पहुंचाया। जब हमने लास्ट 28 डेज़, अभी 28 डेज़ हमारे कंफर्म नहीं हुए, आपने 10,000 लोगों तक पहुंचाया है। इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने शेयर किया है, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। इसी सपोर्ट को रुकना नहीं चाहिए। ये सपोर्ट और पहुंचाए, हमको 10,000 को 10 लाख में बदलना है। जल्द से जल्द हम आपके लिए लाइव भी लेकर के आएंगे। उसके लिए केवल आपको क्या करना है, इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। साइंस विद शिवम सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आप इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे, अपने मित्रों को जीएस परिवार के बारे में बताते रहेंगे। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में। धन्यवाद।